गुड इवनिंग बच्चों। आज हम तुम्हें बताएंगे ग्राफीय विधि से गति के समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तीन समीकरण हमारे पास होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तीसरा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो पहला समीकरण है वो वेग समय संबंध के लिए होता है, वेग समय संबंध के लिए। दूसरा समीकरण समय और दूरी के संबंध के लिए। तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन के संबंध के लिए होता है। और ये जो तीनों समीकरण हैं, ये कोई भी वस्तु जब एक सीधी सरल रेखा में एक समान त्वरण के साथ चलती है तो ये तीन समीकरण हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके द्वारा हम किसी भी गतिमान वस्तु का त्वरण, वेग स्थिति, विस्थापन वगैरह सब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हम पहला समीकरण कैसे निकालते हैं। उसके पहला समीकरण वेग समय संबंध के लिए समीकरण। वेग समय संबंध के लिए समीकरण, ये हमने ग्राफ दिखाया है। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ये तुम्हारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने समय दिखाया है और वाई एक्सिस पर हमने क्या दिखाया है, वेग दिखाया है। वेग किसमें दिखाया है, मीटर पर सेकंड में दिखाया है। वाई एक्सिस पर मीटर पर सेकंड में वेग दिखाया है और एक्सिस में समय दिखाया है, समय सेकंड में हमने दिखाया है। ठीक है, क्या है इसमें देखो, और क्या दिखाया कि तुम्हारा जो वेग है, प्रारंभिक वेग 0 सेकंड पर ही, ये क्या है, u को हमने 0 सेकंड पर ही इसका वेग u है। जब ये चली थी तभी इसका वेग u था, और इसको a बिंदु से हमने दिखाया है। फिर क्या हुआ, t समय बीतने के बाद इसका वेग हो गया v, इसका वेग हो गया v हो गया, और इस बिंदु को हमने b से दिखाया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु b से हम दो लंब डालते हैं। बिंदु b से हम दो लंब डालते हैं, एक समय अक्ष पर डालते हैं, दूसरा वेग अक्ष पर डालते हैं। बिंदु b से हमने दो लंब गिराए, BC और BE दो लंब डाले। ठीक है, ये डाल लिया। जो तुम्हारा BC है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अंतिम वेलोसिटी को, अंतिम वेग को दिखा रहा है। ये जो BC है ये किसको दिखा रहा है, अंतिम वेलोसिटी को दिखा रहा है। और यहाँ पर हम तुमको बता रहे हैं क्या कैसे है। इस ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ये प्रारंभिक वेग है जिसको u से दिखाया है, और इसको a बिंदु पर है। यह t समय में बढ़कर ये v हो जाता है, इसको बिंदु b से दिखाया गया है। ठीक है, और हमने बिंदु b से दो लंब डाली है, ये भी तुमको हमने बता दिया है। फिर प्रारंभिक वेग OA, प्रारंभिक वेग OA के द्वारा अंतिम वेग BC के द्वारा समयांतराल T क्या है, OC के द्वारा हमने दिखाया है। ये तुम्हारा प्रारंभिक वेग OA के द्वारा, अंतिम वेग BC के द्वारा और समयांतराल OC के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा BD है, ये बिंदु D है, थोड़ा कम साफ लिखा है, ये बिंदु तुम्हारा D है। ये बिंदु जो D है, इस D से क्या है, ये जो BD है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या दिखा रहा है, BD क्या दिखा रहा है, वेग परिवर्तन को दिखा रहा है। मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है, BC, और प्रारंभिक वेग क्या है हमारा, DC। तो यही हमें दिखा रहा है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर BD। ये देखो हमने दिखाया है, BD बराबर BC माइनस CD या DC। ठीक है, समयांतराल T में वेग परिवर्तन है। अब OC के समांतर AD रेखा खींचा। हमने क्या किया,
अपनी सुविधा अनुसार हमको क्योंकि डेरिवेशन करना है इसलिए हमने OC के समांतर हमने एक रेखा खींच ली, AD खींच लिया, ये हमने खींच लिया। और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। BC के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दें, BD प्लस DC, तो हमने ये लिख लिया BC बराबर BD प्लस DC, ये लिख लिया। अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा समीकरण डिराइव करना है इसलिए जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसे कर लेंगे। तो अगर तुम इस आयत को देखो OADC, AOCD, ये देखो इस आयत को देखो तो तुम्हारी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं हम जानते हैं, और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कई बार मैथ जब पढ़ाते हैं हम तुमको बताते रहते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे ये DC है तो DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं कि नहीं सर, लिख सकते हैं। तो OA लिख दिया हमने, DC की जगह हमने क्या लिख दिया, OA लिख दिया। ये देखो DC की जगह हमने OA लिख दिया, और OA किसके बराबर है, U के बराबर है। तो बस हमको क्योंकि हमें U लिखना था यहाँ पे, चूँकि हमें यहाँ पे U लिखना था, OA लिखना, U लिखना था, तो U किसके बराबर था, OA के बराबर। जब OA की बात करते तभी हमारे पास U आता ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर DC की जगह हमने OA लिख दिया, फिर OA लिखने के बाद OA किसके बराबर था, U के बराबर था, ये हमने लिख लिया। अब हमने पक्षांतर किया, पक्षांतर करने का मतलब BD हमें नहीं पता, U और V हमने मान लिया कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग हमको पता है। अब BD जो वेग अंतराल है वो हमें वेग परिवर्तन है वो मुझे नहीं पता। तो BD बराबर V, ये U को हम जब उधर उठा के लाएंगे, ये जानती हो जब पक्षांतर करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जब हम इस U को इसके पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, V माइनस U, BD बराबर V माइनस U, ये हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं देखो, और ये बात तुम जानती हो कि जब हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं तो उसकी जो ढलान होती है उससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें वेग समय ग्राफ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण क्या ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। और तुमने यहाँ देखा था वेग में परिवर्तन हमने किससे दिखाया था, BD, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर BD, और लिया गया समय क्या है, लिया गया समय AD। यहाँ पर अगर तुम इसको देखो ये वाला खाली, तो ये वेग में परिवर्तन और ये AD, और हमने अभी तुम्हें बताया ये हमारा आयत है OADC, और इसमें हमने बताया था ये भुजा आमने सामने की भुजा क्या होगी, हमने अभी तुम्हें बताया था आमने सामने की भुजा हमारी बराबर होती है। तो हमने AD की जगह क्या लिख सकते हैं, OC। तो हमने क्या किया, AD की जगह OC, और OC किसके बराबर है, OC किसके बराबर है, OC अभी हमने तुमको बताया T के बराबर है, तो हमने क्या लिख दिया, T लिख दिया। तो अब ये तुम्हारा क्या था, A बराबर तुमने लिखा BD बटे T, यहाँ लिखोगी तो इस T को यहाँ लेकर आओगी तो क्या हो जाएगा, BD बराबर AT लिख सकती हो, T को इधर लगोगी तो AT हो जाएगा, A का T में गुणा हो जाएगा, तो BD बराबर तुम्हारा आया AT आया। अब हमारे पास जो समीकरण 2 उधर था, यहाँ पर ये जो समीकरण 2 हमारा ये था BD बराबर V माइनस U, तो हमने क्या किया, BD की जगह हमारी जो BD की वैल्यू आई है वो हमने क्या कर दिया, BD की वैल्यू क्या आई है 80, तो BD बराबर 80 हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये हमारा फाइनल समीकरण निकल के आया V = U + 80। इसको U का हमने पक्षांतर कर लिया, U को हम 80 के पास ले आए।
तो हमारा क्या हो गया, u प्लस ए टी, यही हमारा गति का पहला समीकरण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समीकरण पर चलते हैं। दूसरा समीकरण कैसे निकालते हैं? दूसरा समीकरण है समय दूरी संबंध के लिए समीकरण, समय दूरी संबंध के लिए समीकरण। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखो इसमें क्या करते हैं, हमारा ग्राफ वही वाला है, ग्राफ हमारा वही वाला चलेगा, बस इसमें क्या है तुम्हारा, ये हमने वेग अक्ष दिखाया है और ये समय अक्ष, सेम वही ग्राफ है, बस देखो इसमें क्या है, हमें क्या निकालना है, दूरी, समय दूरी संबंध के लिए समीकरण। माना एक वस्तु एक समान त्वरण a से t समय, समान त्वरण a से t समय में s दूरी तय की, s दूरी उसने तय की। ग्राफ के द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्रफल के द्वारा ओ ए बी सी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो तुम्हें बताते हैं, हमने पीछे जब हमने वेग समय ग्राफ बनाया था तो हमने तुम्हें समझाया था, क्वेश्चन में भी मैंने दिया है कि जब हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं, वेग समय ग्राफ बनाते हैं तो हम उससे दो चीज़ ज्ञात करते हैं। पहला, एक तो हम त्वरण ज्ञात करते हैं, दूसरा जो ये तुम्हारा वेग समय ग्राफ होता है, ये जो तुम्हारा वेग समय ग्राफ होता है, इसके नीचे जो एरिया कवर होता है उसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन। क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूरी या विस्थापन। तो अभी हमने क्या ज्ञात किया, इसके पहले हमने त्वरण ज्ञात किया, अब क्या ज्ञात करना है हमको, यहाँ से अब हमें ज्ञात करना है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो इस अगर ये क्षेत्रफल एरिया को हम निकाल लें तो हमें क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकल आएगी। बस वही वाला ग्राफ है, बी से हमने दो लंब डाले, बी ई और बी सी सब वही कुछ है। बस अब देखो ये जो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है क्या है, थोड़ा सा हमने क्या किया, यहाँ से डी से हमने एक लंब गिरा लिया समय वेग अक्ष पर, तो ये क्या हुआ, हमारा ये पोर्शन दो हिस्सों में बट गया, एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये आयत बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये आयत बन गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज बराबर क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी डी, हमारा त्रिभुज है ए बी डी है, और ए बी डी में 1/2 आधार क्या है ए डी, और हमारा ऊंचाई क्या है बी डी हमने रख दिया। फिर दूसरा क्या है, आयत, ये हमारा आयत है ओ ए सी डी या ओ ए डी ओ सी या कुछ भी कह लो, ये हमारा एक आयत है ओ ए डी सी, ये हमारा आयत है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी क्या है, हम लंबाई हमने रखा ओ ए गुणे ओ सी, ओ ए गुणे ओ सी रख दिया। अब हमने सबकी वैल्यू पुटअप कर दी। ये तुम्हारा जो ओ ए है, ओ ए किसके बराबर है, यू के बराबर है, और ओ सी किसके बराबर है, टी के बराबर है। ओ ए ये तुम्हारा यू के बराबर है, ओ सी टी के बराबर है, और सारी वैल्यू बी डी ए टी के बराबर है, पीछे हमने निकाला था बी डी किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। और ये ए डी क्या है, ए डी की जगह हम क्या मान सकते हैं, ये आयत है तुम्हारा, तो ए डी हमने की बजाय क्या है, ए डी बराबर ए टी बराबर क्या है तुम्हारा, ओ सी लिख सकती हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, वही सारी चीज़ें हमने देखो रख दिया। समीकरण 1 में उपर्युक्त मान रखने पर 1/2 ए डी की जगह हमने टी लिख दिया, क्योंकि ए डी की जगह हम टी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या था, ये हमारा ए डी किसके बराबर था, ओ सी, और ओ सी किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो हमने टी लिख दिया। और बी डी किसके बराबर है, पीछे हमने पहले वाले वेग समय समीकरण के लिए बताया था, ए टी लिख दिया। और ये ओ ए के बराबर, ओ ए हमारा ये यू के बराबर है, फिर ओ सी हमारा टी के बराबर है, हमने सब रख दिया। 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, और ये हमारा किसके बराबर है, एस
हमने क्या बताया कि ये जो तय की गई दूरी है ये किसके बराबर होगी, वेग समय जो ग्राफ है उसके नीचे जो कवर एरिया है वो उसके बराबर होगी। तो यस जो हमारी तय की गई दूरी है उसके लिए ये पूरा हमारा निकल आया। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे याद करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। अब चलते हैं तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, यानी समीकरण तीसरा वेग स्थिति समीकरण के लिए हमारा ग्राफ वही वाला चलेगा। तो ग्राफ अभी बनाए ना, यही वाले ग्राफ से हम तीनों चीज़ निकालेंगे। तो क्या है ये वाले ग्राफ में तुमने क्या देखा, अभी क्या था जब दूसरे वाले समीकरण में हमने इसको क्या किया था, दो हिस्सों में बांट लिया था, इसको त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल अलग अलग निकाला था। लेकिन अब तीसरे वाले समीकरण में क्या करते हैं, यही एरिया इसी से निकालेंगे, इसी दोनों से। लेकिन अगर तुम ये ध्यान से देखो, क्लास 8th में तुमने पढ़ा होगा कि समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये देखो ये समलंब है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, मतलब सिर्फ भुजाओं का एक ही जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। समांतर भुजाओं का सिर्फ चतुर्भुज में सिर्फ भुजाओं का एक ही जोड़ा कैसा होता है, समांतर होता है। ये और ये सिर्फ है, और ये भी ये क्या है, समांतर नहीं है, और ये समांतर होता है। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज, तो क्या करेंगे, ग्राफ में वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ग्राफ में वस्तु द्वारा एक समान त्वरण ए में समय t में तय की गई दूरी s को समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी के द्वारा घेरे गए क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये जो तुम्हारा वेग समय ग्राफ है, इसके नीचे जो एरिया कवर हुआ है, इसके नीचे जो एरिया कवर हुआ है इसी के द्वारा हम तय की गई दूरी निकाल लेंगे। अब क्या है, इसको हमने दो हिस्सों में नहीं बांटा, अब क्या है, इसको समलंब मानेंगे। समलंब है ही है, ये समलंब हमारा ये हमारा समलंब ही है। तो समलंब में क्या होता है कि जो भुजाएं होती हैं उनका सिर्फ चार भुजाओं में से सिर्फ एक ही भुजा का आमने सामने की सिर्फ एक भुजा का ही जोड़ा समांतर होता है, दूसरी भुजाओं का जो जोड़ा होता है समांतर नहीं होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है एक, ये याद कर लो, समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज में का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब देखो तुम्हारा समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ओ ए और बी सी। समांतर भुजाएं ये वाली समांतर भुजाएं हमारी क्या है, ओ ए और बी सी। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, हमने वैसी वैल्यू पुटअप कर लिया, ओ ए प्लस बी सी गुणे ओ सी रख दिया। अब हम जानते हैं ओ ए बराबर क्या होता है, ओ ए बराबर यू, वहाँ से देख लेना, बी सी बराबर वी और ओ सी बराबर टी, हमने सारी चीज़ें रख दी। ओ ए बराबर, ये ओ ए को हमने किससे दिखाया है, प्रारंभिक वेग ओ ए, और ये तुम्हारा बी सी क्या है, अंतिम वेग, और ओ सी क्या है, ऊंचाई यानी टी। ये हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दिया, ये देखो हमने वैल्यू सारी पुटअप कर दिया। 1/2 ओ ए बराबर यू, बी सी बराबर वी और ओ सी बराबर टी, समीकरण में सारी वैल्यू पुटअप कर दी। फिर उसके बाद हमारा क्या निकला, v प्लस यू इंटू टी। अब क्या है, हमको t निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है। तो हम t की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, t की वैल्यू हम निकालेंगे पहले वाले गति का जो पहला समीकरण है वहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल लिया। क्या किया, t की वैल्यू निकालिए, कैसे, 8 यहाँ v इक्वल टू यू, ये हमारा गति का पहला समीकरण है जिसकी सहायता से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, t की वैल्यू निकाल लिया। गति का पहले समीकरण बराबर में होता है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमने 80
80 लिखा और ये u का पक्षांतर किया तो क्या हो गया v माइनस यू, और जब t इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम करके तुम्हें दिखाते हैं थोड़ा तो ज़्यादा समझ में आएगा। गति का समीकरण है पहला, तो उसमें क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था। हमको क्या था, जो हमारा जो अभी चल रहा है गति का तीसरा समीकरण निकालने का प्रोसेस, उसमें हमें t की वैल्यू रखनी है, हमें डायरेक्ट t नहीं रखना है, t की वैल्यू रखनी है। तो हमने गति का ये जो पहला समीकरण था, इसकी सहायता से हम t निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 80 अगर हम u का पक्षांतर कर दें, इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 80 बराबर v माइनस यू हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, t बराबर, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे ए। यही ये जो t बराबर v माइनस यू बटे ए आया है, इसको उठा के हमने वहाँ पर रख दिया। देखो यहाँ पर तुमको गति का समीकरण, ये तुमने क्या किया, t की वैल्यू निकाल ली, t की वैल्यू निकाल लिया, क्या आया, v माइनस यू बटे ए, t माइनस वी बटे यू, ये आया। अब क्या है, ये अभी हमने तुमको समझाया कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। क्या पहला गति का पहला समीकरण हमारा क्या है, गति का पहला समीकरण हमारा क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या करें, ए टी बराबर v माइनस यू लिख सकते हैं। जब u का पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा, चूँकि हमें t की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे ए। यही जो हमारी वैल्यू आई है, इसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये t की वैल्यू यहाँ पर हमने पुटअप कर दी। अब तुम क्या देख रही हो, एक ब्रैकेट में v प्लस यू या u प्लस वी दोनों पढ़ सकते हो, तो चूँकि ये तुम्हारा प्लस में है तो इसको अलग पढ़ सकते हैं, ये u प्लस वी प्लस यू और एक ब्रैकेट में v माइनस यू। ठीक, तो इसको हम दिखाते हैं तुम्हें। एक मैथ का फार्मूला था तुम्हारा, अगर एक मैथ का तुम्हारा फार्मूला है, सब कुछ यहाँ पर लग जाता है, इसीलिए हम हमेशा कहते थे मैथ्स बेटा ठीक से पढ़ो। एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसी तरह हमारा यहाँ पे क्या है, एक ब्रैकेट में है v माइनस यू और दूसरे u है ये तुम्हारा, और दूसरे ब्रैकेट में है v प्लस यू, तो वही वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो वही मैंने किया यहाँ पर, ये देखो एक ब्रैकेट में v प्लस यू और दूसरे ब्रैकेट में ये v प्लस यू, तो इसकी जगह ने क्या लिख दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। और ये a और 2, ये नीचे क्या है, हर में ये 2 और a, इसका हमने इधर इसका पक्षांतर कर दिया, s के पास ले आए, तो 2a को s के पास ले आए, तो ये 2as बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमने तुमको 3 समीकरण बताए, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। अब तुम नोट्स को रिवीजन करना, पढ़ना, रीड करना, बिना देखे करने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, जब तुम पढ़ोगी तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा नया है और पढ़ोगी तो ज़रूर समझ में आएगा। ओके, कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।